पद्य खंड की कविता आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ पर आधारित अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का क्या आशय है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय ये है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात भी नहीं करता, वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है, वो प्रेम भरी बातें करता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता है, कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता है। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, अपने अर्थ हैं, ये एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं नादान वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक माया जाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस माया जाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते। अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, परंतु वो जानते हैं कि सांसारिक मोह माया है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी वो सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं। कवि कहते हैं जहाँ दाना है, जहाँ पैसा रुपया धन वैभव है, लोग नादानी करके उसी माया मोह में फंसे रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ और शब्द के 3 बार प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, वह आम आदमी के तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह करने के चक्कर में नहीं पड़ता है। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताता है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। ये प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। अब आया प्रश्न नंबर 4, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह, असंतोष का भाव प्रबलता से भरा हुआ है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रही संसार को अस्वीकार करता है, उसे ये संसार अधूरा लगता है। अतः अपनी वाणी के माध्यम से कवि अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत करता है। प्रश्न नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर इस प्रकार है। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते रहते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति
के लिए वे नीड़ों से यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे। प्रश्न नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से ये प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता ही नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति के समय निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। अतः हमें समय के साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे।